स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के मॉडर्न जमाने में आप सबको पता है किसी भी देश को चलाने में, इकोनॉमी को रन करने में बैंकिंग सेक्टर का काफी बड़ा योगदान होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर फेल हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो जरूरी है कि उसमें समय समय पर बदलाव भी किए जाएं और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार ने जो बैंकिंग लॉज हैं उसमें बड़े बदलाव किए हैं। यहाँ पर जो बिल है वो ऑलरेडी लोकसभा से पास हो गया है। तो हमारे लिए जानने की जरूरत है कि आखिरकार कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं। अब आपको पता है जैसे कि जो बैंक के खाते होते हैं उसमें नॉमिनीज अपॉइंट करने होते हैं, उसमें चेंजेस हुआ है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको पता चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाती है, या फिर 2025 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लोकसभा ने फाइनली ये जो अमेंडमेंट है बैंकिंग लॉ से रिलेटेड उसको यहां पर पास कर दिया है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि अब यहां पर जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो 4 नॉमिनीज तक अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता होगा जब आप बैंक खाता खुलवाते हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन होगा, कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर मान लो किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो पैसा पड़ा है वो किसको दिया जाए। तो यहां पर अब एक के बदले आप 4 नॉमिनीज तक अपॉइंट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी रिसेंटली कोविड टाइम्स में इसकी काफी जरूरत पड़ी थी, ये मैं चर्चा करूंगा आगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बैंकिंग लॉज, ये जो बिल लाया गया है 2024 का, इसमें टोटल 19 अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं इन द 5 एग्जिस्टिंग लॉज। यहां पर आप अगर देखोगे जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट हो गया 1970 का, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 का। ये जो 5 लॉज हैं उसमें टोटल 19 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और इसके अलावा यहां पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स है जो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे करके बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने ये जो चेंजेस हैं वो 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था उसमें लाया था उन्होंने, और फाइनली अगस्त इसी साल यहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अब जाकर विंटर सेशन में जो है इसको फाइनली पास किया गया है। लेकिन यहां पर निर्मला सीतारमण जी का यह कहना है कि ये जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं इसकी वजह से जो भारत का बैंकिंग सेक्टर है उसमें गवर्नेंस तो इंप्रूव करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए और ज्यादा कन्वीनियंस लेकर आएगा। यहां पर बोला जा रहा है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस किए गए हैं इसकी वजह से यहां पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बदलाव आएगा ताकि आपको और ज्यादा सहूलियत मिल सके। और इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं उनके लिए भी इंप्रूवमेंट की जा रही है। जैसे बैंकों को यह बोला गया है कि आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करनी होती है आरबीआई के पास, लेकिन उसके लिए यहां पर एक पर्टिकुलर डेडलाइन दिया गया था, उसमें भी चेंज किया गया है ताकि वो उसको पालन कर सकें। खैर, अब हम आते हैं यहां पर चेंजेस को लेकर। सबसे पहला जो चेंज मैं आपको बता रहा था नॉमिनी का, देखो निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि अभी करंट प्रोविजंस के हिसाब से जब कोई आप अकाउंट खोलते हो अपने बैंक में या फिर म्यूचुअल फंड, कहीं पर भी कुछ भी आप करते हैं, आपको पता होगा उसमें आपको नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। और नॉमिनी इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर मान लो अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो उस केस में आपका जो पैसा पड़ा है अकाउंट में, या फिर आपका जो कोई लॉकर है, आपने बैंक के साथ लॉकर खोल रखा है, तो उस लॉकर में जो भी आपकी ज्वेलरी या फिर कोई भी पेपर्स वगैरह पड़े हैं तो वो आपके नॉमिनी को मिल जाए। नाउ जस्ट इमेजिन गाइस, जैसे कोविड सिचुएशन में क्या हुआ था कि यहां पर परिवार में अगर मान लो 10 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं, उसमें से 4-5 लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। तो इसकी वजह से मान लो अगर आपने जिस नॉमिनी का नाम लिखवाया था उस नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई और अकाउंट होल्डर की भी मृत्यु हो गई, तो वो पैसा उस परिवार को कैसे मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कोविड सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहां पर जरूरी था कि इसके अंदर बदलाव किया जाए। तो अब यहां पर यह बोला गया है कि आप 4 इंडिविजुअल्स तक नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई खाता है तो आप अपने माता को, पिता को, अपने भाई को, बहन को, मतलब टोटल 4 लोगों को नॉमिनी अपॉइंट कर पाओगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आपके मन में आएगा कि मान लीजिए आपने 4 लोगों का नाम तो लिखवा दिया और मान लो कोई अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है और उस अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं,
तो 1 लाख रुपए वो किसको दिए जाएंगे उन 4 नॉमिनी में? तो देखिए यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो होगा सक्सेसिव और दूसरा होगा साइमल्टेनियस। सक्सेसिव वाले में क्या है कि आप ऑर्डर में नाम लिखवाओगे, जैसे अपने सबसे पहले माँ का नाम लिखवाया, फिर उसके पिता का नाम लिखवाया, फिर अपने भाई का, फिर बहन का। तो यहां पर अगर मान लो कि उस अकाउंट होल्डर के साथ साथ उसकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, तो सेकंड नंबर पर जो है पिता, उसको वो पैसा मिलेगा। मान लो पिता भी नहीं है तो इस केस में उसके भाई को मिलेगा, भाई भी नहीं है तो उसकी बहन को मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसको सक्सेसिव कहते हैं, आप चूज कर सकते हो ऑप्शन। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में क्या होता है कि यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि चारों लोगों को पैसा मिल जाए एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से। आपने बोल दिया 25%, 25%, सबको 25% मिल जाए, तो उस हिसाब से यहां पर पैसा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें यह बोला गया है कि मान लो जो लॉकर वाली फैसिलिटीज हैं उसमें सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही काम करेगी, उसमें साइमल्टेनियस आप नहीं कर सकते। तो सक्सेसिव का मतलब यही हुआ कि सबसे पहला जिसका नंबर है उसको यह पैसा दिया जाएगा। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये क्यों लाया गया और इसमें चेंजेस करने की क्यों आवश्यकता थी। फिर इसके अलावा देखिए यहां पर जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन है उसमें चेंजेस किया गया। एक्चुअली सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर बैंक में या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी में। तो यहां पर क्या है ना, आपको पता है कोई भी बैंक, वो भी एक प्रकार की कंपनी तो है, वो भी तो प्रॉफिट मोटिव के लिए है। तो यहां पर जो बैंक के डायरेक्टरशिप्स हैं, अब पहले क्या होता था कि यहां पर 5 लाख रुपए, अब सोचिए 60 साल पहले, 6 दशक पहले 5 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे। तो यहां पर अगर आपका या फिर आपके स्पाउस का, आपके बेटा बेटी जिसका भी 5 लाख रुपए तक के शेयर्स हैं उस बैंक में, ठीक है, उस बैंक जो मान लो एसबीआई या फिर मान लीजिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसमें अगर आपका 5 लाख से ऊपर के जितने शेयर्स हैं तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। मतलब आपको कई सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, आपको वहां पर इसका मतलब ये हुआ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का कि आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है उस बैंक में और आप बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब आज के डेट में आप देखोगे तो 5 लाख रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसी की वजह से ये जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया गया है। 5 लाख से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 2 करोड़ रुपए, कि अगर 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका शेयर्स है उस बैंक में तो वहां पर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और आप सोचिए 5 लाख रुपए ये जो थ्रेशोल्ड था ये 1968 में तय किया गया था और वो अभी तक चलता आ रहा था। फिर इसके अलावा यहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें कुछ बदलाव ये है, जैसे कि डायरेक्टर का जो टर्म है उसको 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इसमें चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को हटाकर जितने डायरेक्टर्स हैं, अच्छा ये कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए स्पेशली, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड पर भी सर्व कर सकते हैं। ये चेंजेस किए गए। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप अक्सर इकोनॉमी में, बैंकिंग सेक्टर में पढ़ते होंगे कैश रिजर्व के बारे में, अक्सर आपने सीआरआर, एसएलआर वगैरह पढ़ा होगा। तो इसमें होता क्या है, कैश रिजर्व वाले में क्या होता है, जो बैंक्स हैं उनके पास जो भी डिपॉजिट्स वगैरह आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसका कुछ परसेंटेज यहां पर उनको आरबीआई के पास रिजर्व में रखना होता है, बैलेंस रखना होता है। जैसे मान लो अगर बैंक के पास 100 रुपीज आ रहे हैं और आपको पता है यहां पर सीआरआर मान लो 5% है, तो 100 में से 5 रुपए वो किसके पास रखने होंगे, आरबीआई के पास रखने होंगे कैश के फॉर्म में, ताकि कल के डेट में अगर बैंक वगैरह कोई डूबता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो एटलीस्ट रिजर्व काम आ सके। तो ये जो रिजर्व है वो एक्चुअली डेली बेसिस का एवरेज होता है, लेकिन ये फोर्टनाइटली कैलकुलेट किया जाता है। अब फोर्टनाइटली कैलकुलेट किया जाता था तो प्रॉब्लम क्या होती थी उसमें, जैसे मान लो सैटरडे हो गया, सैटरडे 1 जून को सैटरडे है, तो यहां पर फोर्टनाइटली का मतलब है 14 डेज। तो जो सेकंड वाला फ्राइडे होगा तो वो आपका 14 डेज हो जाएगा। तो 14 तारीख को फोर्टनाइटली हो गया, तो इन 14 दिनों में आपका डेली एवरेज क्या था, बैंक का डेली एवरेज क्या था, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता। फिर नेक्स्ट फोर्टनाइटली कब से कैलकुलेट होगा, 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, फिर वो 29 से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या किया है यहां पर चेंजेस में, डेफिनेशन चेंज कर दिया है। फोर्टनाइट का जो डेफिनेशन है वो चेंज करके ये किया गया है कि अब महीने में सिर्फ 2 फोर्टनाइट आएंगे। मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में उस बैंक का टोटल कितना रिजर्व आया था, कितना पैसा था, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर 16 तारीख से लेकर, मान लो उस महीने में 30 दिन है तो 30 तारीख तक, या फिर 31 दिन है तो 31 तक, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली ये बैंक के लिए स्पेशली, कि बैंक को अपना कुछ रिजर्व जो रखना होता है वो आपका फोर्टनाइटली बेसिस पर करना होता है। तो अब सिंपल कर दिया गया, महीने में सिर्फ 2 होगा, 1 से 15, फिर 16 से 30 या फिर 31। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अब निर्मला सीतारमण जी जब ये
अमेंडमेंट पेश कर रही थी, बिल पेश कर रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने बोला कि हाउस होल्ड सेविंग्स में एक बड़ा शिफ्ट आया है। 1 दशक पहले अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो हाउस होल्ड्स थे वो जो भी सेविंग्स करते थे, ज़्यादातर वो कहाँ जाता था? बैंक डिपॉजिट में जाता था। तो हाउस होल्ड्स का लगभग 55% सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में जाता था। आज के डेट में सिर्फ 40% ही सेविंग्स बैंकों के अंदर जाता है, बैंक डिपॉजिट में जाता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, उसमें यहाँ पर जाता है। मतलब ये बड़ा बदलाव आया है। इसका मतलब ये हुआ जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपना पैसा अब सिर्फ बैंक में ना रख के इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। और ये हुआ है, एंड आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये भी कहा कि देखिए जो हमारे देश में आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्टेबल है और उसका क्रेडिट आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि कई देशों में अगर आप देखोगे जो बैंकिंग सेक्टर है वो कोलैप्स हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कामयाब रहे हैं उसको मेंटेन करने में। स्पेशली उन्होंने बताया कि कैसे 2014 के पहले देश की जो बैंकिंग सेक्टर की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खस्ता थी। बार बार बैंक सरकार के पास आते थे, जैसे एसबीआई हो गया, कोई भी अगर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक, वो ऐसा लगता था कि उनको कैपिटल की आवश्यकता है और वो सरकार के पास आते थे, कहते थे कि आप हमें बजट में से इतना पैसा दे दीजिए। तो सरकार ने कहा कि देखिए यहाँ पर पिछले 10 साल में हमने काम किया है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह को कम किया है और आज के डेट में बैंक्स की काफ़ी मजबूत स्थिति है और वो अपने आप खुद से पैसा रेस कर सकते हैं बॉन्ड्स वगैरह जारी करके। इसके अलावा एनबीएफसीज अगर आप देखिए तो उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के, ये आपका 3,792 से इंक्रीज होके 1,65,501 हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो ब्रांचेज हैं वो आपका 85,000 हो गया है और ये हर एक रूरल ब्रांचेस अगर आप देखोगे तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसी भी जगह पर अगर आप हो तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर में आप एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में वुमेन का भी काफ़ी एम्पावरमेंट हुआ है, जैसे कि मुद्रा अकाउंट्स हो गए, उसमें 68% मुद्रा अकाउंट्स महिलाओं का है। स्वनिधि लोन्स अकाउंट वगैरह महिलाओं को जो दिया गया उसकी संख्या 44% है। मतलब कि यहाँ पर ये जो लोन दिए जाते हैं इन अकाउंट्स के थ्रू वो कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं, जो गरीबों को मिलते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि कैसे यहाँ पर जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट खोले गए, जनधन अकाउंट खोले गए 65 करोड़, 54 करोड़, तो उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के बावजूद भी उनका कोई भी पैसा नहीं काटा गया। अक्सर पहले यही होता था, जनधन अकाउंट के पहले आपने देखा होगा कि गरीब कोई अकाउंट खुलवाता था तो उसको 4,000, 5,000, 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस तो रखना ही होता था। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, सबका अकाउंट खोलेगा और यहाँ पर जीरो बैलेंस भी अगर आप मेंटेन करोगे तो कोई भी पैसा कट नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आई होप कि आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी चेंजेस हुए इस बैंकिंग लॉज में वो आपको समझ में आ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, बाय परफॉर्मिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन, जो आरबीआई है वो कौन से फैक्टर्स को रेगुलेट करती है? आरबीआई रेगुलेट्स विच ऑफ दीज फैक्टर्स, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।